न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। हर चीज का मौका होता है, ऐसे मौके खास भी होते हैं और आम भी। फिलहाल खास मौका चुनाव का है और आम मौका रोजाना होने वाली राजनीति का। राहुल गांधी भी कुछ खास काम कर रहे हैं और कुछ आम भी। खास काम राहुल गांधी की चुनावी एक्टिविटी है और आम उसके तौर तरीके। खास बात यह है कि राहुल गांधी की चुनावी गतिविधियों में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूरा सहयोग दे रही हैं। कांग्रेस के भीतर एक और खास काम चल रहा है और वो है G23 नेताओं की तरफ से पैदा की गई राजनीतिक हलचल। ये राजनीतिक हलचल ऐसे वक्त हो रही है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खास प्रयास पश्चिम बंगाल जैसे एक और सूबे में सत्ता हासिल करना है और कांग्रेस की आम कोशिश ये है कि बंगाल की धरती पर भी जैसे तैसे हो सके तो हाजिरी तो लग ही जाए। इमरजेंसी के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार में लोकतंत्र की स्थिति और ब्यूरोक्रेसी पर संघ के प्रभाव का भी खास तौर पर जिक्र किया और वो भी सवाल उठाने की जगह सवालों का ही सब्जेक्ट बन गए। अव्वल तो राहुल गांधी को ऐसे मुद्दों पर बयान तब देना चाहिए था जब देश में आम चुनाव हो रहा हो, क्योंकि देश में इमरजेंसी लागू किया जाना या उस पर नए सिरे से चर्चा भी राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा उठाकर तो बीजेपी भी चुनाव हार जा रही है या सत्ता से बेदखल हो रही है या फिर सत्ता हासिल करने के लिए जुगाड़ इख्तियार करना पड़ रहा है। अगर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी मुहिम में बरकरार एक्टिव होते और बंगाल से जुड़े किसी प्रसंग में इमरजेंसी पर बयान दिए होते तो भी चल जाता। कम से कम बीजेपी के हमले थोड़े कम तो हो सकते थे, तेवर थोड़े हल्के तो हो सकते थे। इमरजेंसी ही क्यों, ऐसे मुद्दे तमाम मुद्दे हैं जिस पर बोलने से राहुल गांधी और उनके साथी कांग्रेस नेता बचते रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के सिख दंगे, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस के राजनीतिक गतिविधि और विरोधी नेतृत्व को कभी भी घेर लेते हैं। हाल ही में अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी को पंजाब के किसानों से सहानुभूति जताने को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया था। मानकर चलना होगा कि अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को कोई स्टैंड लेना ही पड़े, वरना चुनाव में राहुल गांधी को जवाब देना भारी पड़ सकता है। चुनावी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस शासन में लगाई गई इमरजेंसी को लेकर अफसोस जताया है और ये भी याद दिलाने की कोशिश की है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने फैसले को लेकर करीब करीब वैसा ही राय जाहिर की थी। हाँ, राहुल गांधी का टोन थोड़ा सख्त जरूर लगता है, बिल्कुल गलत। राहुल गांधी का इमरजेंसी पर यह बयान अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कौशिक बसु के साथ हुए एक वर्चुअल संवाद के जरिए सामने आया। भारत में 70 के दशक में 21 महीने तक इमरजेंसी लगाई गई थी। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक पूरे वक्त चुनाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नागरिक अधिकारों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। संविधान की धारा 352 के तहत राहुल गांधी की दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तब के राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी को मंजूरी दी थी। अब तक तो ये होता आया है कि कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण में जुटी बीजेपी इमरजेंसी को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेतृत्व पर हमलावर रही है, जबकि खुद राहुल गांधी भी इससे पहले और उनके साथी पार्टी नेता बचाव की मुद्रा में आ जाते दिखाई देते थे। पिछले साल 2020 में इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरा था, लेकिन सबसे सख्त टिप्पणी रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। एक परिवार की सत्ता के प्रति लालच में रातों रात पूरे राष्ट्र को जेल में बंद कर दिया था। राहुल गांधी ने आपातकाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि वो गलती थी। बिल्कुल, वो एक गलती थी और मेरी दादी ने भी ऐसा ही कहा है। बेवक्त की शहनाई ही सही, सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी ने अभी अभी ये बयान क्यों दिया। अब इसका जवाब ये भी हो सकता है कि सवाल पूछा जाएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। अगर ऐसा ही है तो 44 के दिन दिल्ली सिख दंगों का सवाल राहुल गांधी क्यों हमेशा टाल जाते हैं। बेहतर तो यही होता कि राहुल गांधी ने इमरजेंसी को लेकर अभी जो कुछ भी कहा, अगर वो बात 2019 के आम चुनाव के दौरान कही होती तो चौकीदार चोर है का असर थोड़ा कम भी हो सकता था। राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संस्थाओं में संघ के लोगों के कब्जे का भी मुद्दा उठाया। मौजूदा चुनाव के हिसाब से राहुल गांधी का ये बयान भी कोई खास मायने नहीं रखता। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से अक्सर राहुल गांधी कहते रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं रह गई है। इसे वो लोकतंत्र पर सीधा प्रभाव भी बताते रहे हैं। साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही घोषित तौर पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर संघ की पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि वाले और आघोषित तौर पर देश की संस्थाओं में संघ की विचारधारा से प्रभावित लोगों को स्थापित किए जाने के आरोप लगाते रहे हैं। कौशिक बसु से बातचीत में राहुल गांधी का कहना रहा, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली संस्थानिक संतुलन के बनाए हुए है। संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लेकिन संस्थानों की आजादी पर देश का सबसे बड़ा संगठन जो आरएसएस है वो हमला कर रहा है। ये प्लान के साथ किया जा रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, बल्कि उसे खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी ने ये बात ऐसे दौर में दोहराई जब कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी को मजबूत करने के मकसद से आवाज उठा रहे हैं और उसे या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर गांधी परिवार के कुछ करीबी नेताओं की तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा होने पर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी G23 कहे जाने वाले नेताओं के एक समूह की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र की बात करने वाले वो पहले नेता हैं। इसके लिए भी उनको अपने ही नेताओं का कड़ा विरोध तक झेलना पड़ा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव की बात कही। ऐसे सवाल दूसरी पार्टियों में नहीं उठाए जाते। बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात कोई नहीं उठा था। मैंने यूथ कांग्रेस में चुनाव कराया और कांग्रेस में भी इसकी वकालत की। कौशिक बसु से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते वहां के नौकरशाहों के कामकाज में सहयोगी ना करने की भी मिसाल दी है। राहुल गांधी का कहना है कि ऐसे वे अपने ऊपर संघ के प्रभाव की वजह से काम कर रहे हैं। ये भी बड़ा हास्यास्पद है। नौकरशाही की मजाल नहीं कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों की अवहेलना करे। रूटीन की कौन कहे, वो तो नियम कानून में ऐसे बंधे होते हैं कि जो कहा जाए करना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश भी कोई यूपी बिहार के राजनीतिक मिजाज से ज्यादा अलग नहीं है और यूपी और बिहार से तो कई ऐसे उदाहरण है। पटना के एक डीएम रहे गौतम गोस्वामी की तस्वीर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम ने अपने कवर पेज पे छापी थी। बिहार में बाढ़ राहत के कामों में उनके बेहतरीन रोल के लिए और बाद में गौतम स्वामी को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भी जाना पड़ा। आखिरी वक्त में कैंसर हो जाने के कारण सरकार ने उनके साथ सहानुभूति भी दिखाई थी। बेशक गौतम गोस्वामी दोषी पाए गए, लेकिन बैकग्राउंड में ये भी धारणा बनी कि राजनीतिक आदेशों को मानने के चलते ही गौतम गोस्वामी को वो हाल हुआ। गौतम गोस्वामी की तरह से ऐसी भी दलील की गई कि असहमियत नहीं मिली है तो फिर सिर्फ ऊपर से मिले आदेशों को मानते जा रहे हैं। असल बात यह रही कि सारी चीजें उनकी दस्तखत से हुई थी और उनको कागजी सबूत मजबूत कर रहे हैं। कहते हैं कि मायावती जब भी यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं, सूबे के सारे नौकरशाह थर-थर कांपते हैं। जो नेता अपनी ही पार्टी के साथी नेता को घर पर पुलिस बुलाकर सौंप देते हो, उसके बारे में बाकियों के मन में डर तो होगा ही। हुआ तो ये भी कि मायावती शासन के दौरान यूपी का डर चाहने वाले कई छात्रों ने सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया। राजनीतिक नेतृत्व को लेकर नौकरशाही में ऐसी दहशत होती है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने उनको बताया था कि नौकरशाह बतौर मुख्यमंत्री उनके आदेश ही नहीं मानते थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी तो कहते हैं कि प्रशासनिक अनुभव न होने के कारण नौकरशाह उनको अपने तरीके से नचाते रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसा लगता भी है, लेकिन इतना भी अंधेरगर्दी नहीं मची है। रही बात कमलनाथ की, तो भला उनको कौन गुमराह कर सकता है। कमलनाथ तो अनुभवी नेता रहे हैं और वो भी इंदिरा गांधी के जमाने से। इमरजेंसी के दौरान तो नहीं, लेकिन 44 के दंगों को लेकर क्लीन चिट मिल जाने के बावजूद वो राजनीतिक गतिविधियों के निशाने पर रहे हैं। जिन नौकरशाहों को लेकर कमलनाथ की जानकारी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उनसे तो शपथ लेने के पहले से ही कमलनाथ संवाद करने लगे थे। ये जरूर है कि तब कुछ कलेक्टरों ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे। ये बात 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन की है, जब मालूम हुआ कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज चुनाव हार गए और जीतने के बाद भी कईयों को सर्टिफिकेट नहीं जारी किए गए तो कमलनाथ एक्शन में आ गए। वो बारी बारी जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे कलेक्टरों और फोन लगाना शुरू कर दिया। ग्वालियर और आसपास के कई कलेक्टर जब कमलनाथ के फोन नहीं उठा रहे थे, तब कांग्रेस नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी फोन कर उनको झाड़ लगाई। तब कहीं जाकर वो फोन पर बात करने को राजी हुए। आपको बता दें कि हाल ही में कमलनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान उस वाक्य को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब दिया था। मैंने उनको यही बोला कि जो सच है उसके साथ रहो, जो संविधान कहता है उसी के हिसाब से काम करो। हालांकि तब कमलनाथ के वैसे ही धमकाते हुए बयानों की खबरें मीडिया में आई थी। जैसे अपने राजनीतिक विरोधी शिवराज सिंह चौहान को निशाने बनाते हुए कमलनाथ ने कहा था, आज के बाद कल आता है और कल के बाद परसों भी आता है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के लिए क्या राहुल गांधी का ये बयान भारी
पड़ता है या फिर कोई नई आशा की किरण लेकर आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।